गुड आफ्टरनून। आज हम सब लोग जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीवियस केस लॉज जो हैं उनको जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूर्व में किस प्रकार के केस लॉज को जो है पूछा गया है और ये केस लॉज कितने इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला केस लॉ है सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनीराम भागवत एंड कंपनी, 1954 सुप्रीम कोर्ट का वाद है, जो जिसमें बताया गया है कि भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार एक विशेष विषय से संबंधित है, जिस पर यह संपूर्ण है। यह कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविदा अधिनियम अपने विशेष विस्तार के लिए पर्याप्त कानून है और ऐसे मामलों में अंग्रेजी विधि के सिद्धांतों को लागू करने की अनुमति नहीं है। अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णय केवल अनुनयी हैं। तो सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनीराम एंड कंपनी 1954 जो है ये असंभवता के सिद्धांत से संबंधित है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का धारा 56 जो है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा केस लॉ है CWT बनाम अब्दुल हुसैन, 1988 सुप्रीम कोर्ट SCC का मामला है। इसमें बताया गया कि यदि समव्यवहार वाणिज्यिक स्वरूप का है, कॉमर्शियल है, तो उपधारणा है कि पक्षकार के विधिक परिणाम से आशायित होंगे। पक्षकारों का यह सिद्ध भार है कि विधिक परिणामों की अनुपस्थिति का पता लगाए कि कहाँ पे एब्सेंस ऑफ लीगल इंटेंशन है। आशय की परीक्षण वस्तुनिष्ठ है, ना कि व्यक्तिपरक है। जो भी उसका टेस्टिंग है उसका इंटेंशनल, वो इंडिविजुअल है या फिर ऑब्जेक्टिव है। तीसरा केस लॉ है बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल, 1988 का नहीं 1973 है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविदा करने के लिए विधिक संबंध बनाने के आशय से आवश्यक है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। चौथा वाद है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी, 1893 का महत्वपूर्ण वाद है। ऐसे आशय के निर्धारण का परीक्षण वस्तुपरक है। यह नहीं कि पक्षकारों के मन में क्या था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में एक युक्त व्यक्ति क्या सोचता है, यह अनुमान लगाया जाना है। ये कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी 1893 में बताया गया है। चौथा वाद है रूप कुमार बनाम मोहन ठेदानी, 2003 का वाद है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविदा को कम करने को लिखित रूप में करने के महत्व को बताया है। अब न्यायालय ने निर्धारित किया कि जब व्यक्ति अपने करार को लिखित रूप से व्यक्त करते हैं तो वह किसी अनिश्चितता से छुटकारा पाने और अपने विचारों को इस रूप में स्थापित करने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए कि ताकि उसमें कोई गलतफहमी न हो सके। पांचवा वाद है उत्तर प्रदेश बनाम मुरारी लाल, AIR 1971 का वाद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 299 सब क्लास 1 की उपबंध अज्ञापक है। यह यदि संविदा अनुच्छेद 299 के प्रावधानों के उल्लंघन की जाती है तो संविदा अवैध होगी। छठा है बैंक ऑफ इंडिया बनाम OP स्वर्णकार, 2003 का वाद है, जिसमें यदि सेवा की संविदा या संविधि या संविधिक नियमों से प्रशासित न हो तो संविदा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। मतलब कि कोई भी जो है सर्विस टू कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें संविधि या संविधिक नियमों से प्रशासित ना हो, मतलब जो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं
वो ऑप्शंस हो तो संविदा अधिनियम के प्रावधान जो है वो लागू होंगे। उसका निर्धारण इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से किया जाएगा। ये थे जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉ। अब हम लोग देखेंगे प्रस्ताव से संबंधित वाद कौन कौन से हैं। तो प्रस्ताव में पहला है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त 1913 का वाद है। एक प्रस्ताव जो स्वीकृत नहीं हुआ कहा जा सकता है कि जब तक स्वीकृत करने वाले व्यक्ति के संज्ञान में नहीं आ जाता है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त 1913 के बाद में कहा गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाता है तो स्वीकृत करने वाले व्यक्ति में तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि ये चीज़ पता ना हो दूसरे पक्षकार को कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो चुका है। तीसरा वाद है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893। इसमें न्यायालय ने सामान्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को अवधारित किया है। पहला बिंदु है कि प्रस्ताव को संपूर्ण विश्व के लिए किया जाता है और संविदा उन्हीं व्यक्तियों के साथ की जाती है जो प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए आगे आते हैं और प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं। दूसरा है ऐसे मामलों में प्रतिग्रहण की संसूचना जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। प्रतिग्रहण के बिना शर्तों का पालन ही पर्याप्त स्वीकृति है। तीसरा है सामान्य प्रस्ताव सदैव जारी रहने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब ऑफर जो है वो कंटिन्यू मोशन में रहता है और इसे वापस लेने तक किसी भी संख्या में व्यक्तियों के लिए स्वीकृत के लिए खुला रहता है। तो ये तीन कंडीशंस कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893 में बताए गए हैं। 10वां वाद है मैकफर्सन बनाम अपन्ना 1951 या हार्वे बनाम फेसी के वाद से 1893 के नाम से भी जाना जाता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल न्यूनतम कीमत पर प्रस्तावक विक्रय करेगा का कथन संविदा का निर्माण नहीं करता है। मिनिमम प्राइस पे सेल होगा, ये कोई इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट करता है। तीसरा है उसके बाद 11वां है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाम वुड्स कैश लिमिटेड 1952 का वाद है। इसमें अवधारित किया गया कि वस्तुओं के मूल्य सूची के साथ प्रदर्शित करना भले ही वह स्वयं सेवा प्रणाली वाली दुकानों में ही क्यों ना हो, वह केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण नहीं है, ऑफर टू प्रपोजल होगा। उसके बाद है हाइड बनाम रेंच 1840 का वाद है। यूपी राज्य निर्माण निगम लिमिटेड बनाम इंडोर प्राइवेट लिमिटेड 1996 का वाद है। इसमें काउंटर प्रपोजल या मूल प्रस्ताव को समाप्त या नष्ट कर देता है। उसके बाद 13 है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम रामकेश यादव 2007 का मामला है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि जब प्रस्ताव सशर्त होता है तो प्रस्तावक के पास यह विकल्प होता है कि वह प्रस्ताव को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार कर दे या प्रतिप्रस्ताव या काउंटर ऑफर दे दे। प्रस्तावक सशर्त प्रस्ताव के एक भाग को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कोई प्रस्तावक है उसने किसी चीज़ को प्रस्ताव दिया है तो उस प्रस्ताव में एक पार्ट को स्वीकार या एक पार्ट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जो प्रस्तावक द्वारा निष्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, जिस परिणाम के लिए प्रस्ताव किया जाता है उसे अस्वीकार कर देता है। 14 है अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन बनाम पावेल 1942 का वाद है। इसमें संविदा अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकती है, एक्सप्रेस एज इम्प्लाइड कंसेंट। इस मामले में प्रतिवादी के फर्म में आग लग गई
और उन्होंने उसे मुफ्त कराने के लिए फायर ब्रिगेड की सेवाओं को बुलाया और प्रतिवादी का घर निःशुल्क सेवा क्षेत्र में नहीं था, अतः न्यायालय ने निर्धारित किया कि सेवाओं का भुगतान करने के लिए एक विवक्षित वचन प्रॉमिस टू पे किया गया था। तो उसके लिए आग बुझाने वाले सर्विस के लिए उन्हें पे करना पड़ेगा। हैरिस बनाम निकर्सन 1873 का वाद है, जिसमें नीलामी का विक्रय विज्ञापन मात्र ही एक प्रस्ताव का आमंत्रण है, इनविटेशन टू ऑफर है। इसके बाद है स्पेंसर बनाम हार्डिंग 1870 का महत्वपूर्ण वाद है, जिसमें निविदा और कोटेशन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन प्रस्ताव का आमंत्रण है, इनविटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट है। हेंडरसन बनाम स्टीवेंसन 1875 का वाद है, जिसमें मुद्रित नियम तथा शर्तों की उचित सूचना प्राप्तकर्ता को दी जानी चाहिए। यदि इस तरह की सूचना नहीं दी जाती है तो प्रस्तावक इस तरह के नियम और शर्तों से बाध्य नहीं होता है। अगला वाद है भारत संघ बनाम मडुल्ला थातिता AIR 1966 का वाद है, जिसमें कोई स्थायी प्रस्ताव स्टैंडिंग ऑफर किसी भी समय प्रतिहरित किया जा सकता है, जब तक कि वह विधिक अर्थों में प्रतिग्रहित न किया गया हो। जैसे ही किसी वस्तु को निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, विधिक अर्थों में प्रतिग्रहित हो जाती है। अगला टॉपिक है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से संबंधित MCQ जो भी केस लॉज होंगे तो MCQ के रूप में पूछे जाते हैं, चाहे LLB हो, LLM हो, नेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य एग्ज़ामों में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं और वो काफ़ी जो है मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए उन्हें हमें ईयर और क्रोनोलॉजी में बताने के लिए तत्पर होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को सही से ज़्यादा मात्रा में ठीक कर पाएंगे। ब्रॉगडेन बनाम मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877 का वाद है, जिसमें प्रतिग्रहण करने के लिए केवल मानसिक अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं है या अन्य पक्षों को इसकी संसूचना होनी चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति है वो एक्सेप्टेंस कर रहा है तो इसकी सूचना सबको होनी चाहिए, जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं। पावेल बनाम ली 1908 का महत्वपूर्ण वाद है, इसमें संसूचना केवल प्राधिकृत व्यक्ति से ही प्राप्त की जानी चाहिए, उसे उस व्यक्ति द्वारा सूचित किया जाना चाहिए जिससे प्रतिग्रहण करने का प्राधिकार है। अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संसूचना विधि की दृष्टि में कोई संसूचना नहीं। जो अथराइज्ड पर्सन है वो अगर वो कम्युनिकेशन करेगा या इन्फॉर्मेशन देगा तो वो रिलेवेंट मानी जाएगी, अनअथराइज्ड पर्सन के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं होती है। फेल्टहाउस बनाम वेल्डे 1863 का है, जिसमें स्वीकृत केवल प्रस्तावक को संसूचित की जानी चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संसूचित करना विधि की दृष्टि में कोई संसूचना नहीं है। प्रस्ताव करने वाला यह शर्त नहीं लगा सकता कि जिसे प्रस्ताव किया गया है उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह यदि प्रस्ताव को स्वीकार करे या उसे इनकार करे, दूसरे शब्दों में मौन की स्वीकृति के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। भारत संघ बनाम एस नारायण सिंह AIR 1953 का वाद है, इसमें अंतरिम स्वीकृति उच्च अधिकारी से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन होता है या किसी भी पक्ष को बाध्य नहीं करता है और प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को प्रतिसंहरित कर सकता है। मतलब उन्होंने जो ऑफर किया है उसको वो रिवोक कर सकता है, ये उसके पास पावर है, शक्ति है। बोल्टन बनाम जोन्स 1857 का वाद है, इसमें विशिष्ट प्रस्ताव स्पेसिफिक ऑफर केवल उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जिसके लिए किया गया है। जिस व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक ऑफर होता है उसके द्वारा ही उसका एक्सेप्टेंस होता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम राकेश यादव 2007 का महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में जब प्रस्ताव सशर्त होता है तो स्वीकृत के पास सशर्त प्रस्ताव स्वीकार करने का, सशर्त अस्वीकार करने की भी या काउंटर प्रपोजल देने का विकल्प होता है, लेकिन वह उस प्रस्ताव के कुछ भाग को स्वीकार नहीं कर सकता। उसके लिए हितकर हो और उस भाग को अस्वीकार कर दे
जो शर्तें आरोपित करता हूँ, मतलब कि वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। भारत बनाम पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी 2008 का वाद है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में स्वीकृतकर्ता का मौन आचरण सकारात्मक कार्य का रूप लेता है और एक स्वीकृत बन जाता है। मेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच जैसे कंसीडर होता है। एंटोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन 1955 का महत्वपूर्ण वाद है, जिसमें जब कोई संविदा तात्कालिक संसूचना के द्वारा की जाती है तो संविदा केवल प्रस्ताव के द्वारा की गई स्वीकृति के बाद ही पूर्ण हो जाती है। टेलेक्स द्वारा संसूचना के मामले में भी यह नियम लागू किया जाता है। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी 1966 का लीडिंग केस है, जिस या ऐसे मामलों में जहां संविदा डाक द्वारा संसूचित की जाती है, टेलीकम्युनिकेशन के नहीं पोस्ट ऑफिस के द्वारा इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन किया जाता है। संविदा का स्थान वह स्थान होता है जहां स्वीकृत का पत्र भेजा जाता है। जो जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वो वही क्षेत्र होगा जहां पे एक्सेप्टेंस की गई है। तात्कालिक संचार के मामले में संविदा का स्थान वह स्थान है जहां स्वीकृत को सुना जाता है। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी 1966 से है। प्रतिफल जो है वो कंसिडरेशन क्यूरी बनाम मीशा 1875 का महत्वपूर्ण वाद है। न्यायालय ने उद्धृत किया कि विधि की दृष्टि से मूल्यवान प्रतिफल या तो किसी एक पक्ष के या किसी अधिकार या कोई हित, लाभ या प्रतिफल में से या किसी अन्य पक्ष के प्रति किसी समर्पण और हानि, क्षति या उत्तरदायित्व में निहित हो सकता है। तो क्यूरी बनाम मीशा 1875 का महत्वपूर्ण वाद है। 29 है दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव 1880 है। यह अधिकार वचनदाता की प्रवंशा पर किया गया है और जो यह वैध प्रतिफल का सृजन करेगा, यह अधिकार वचनदाता की वांछा पर नहीं किया गया है, उनकी कंसेंट पर नहीं किया गया है, तो वह वैध प्रतिफल नहीं होगा। 13 है केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद 1887 है। इस वाद में बताया गया कि अंशदान के भुगतान का वचन तभी प्रवर्तनीय होगा, इन्फोर्सेबल होगा, जब जिस पक्षकार को वचन दिया गया है और वह वचन के आधार पर देय है। अगला वाद है अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली एंड अदर्स 1914 का वाद है, जिसमें धर्मार्थ कारणों के लिए अंशदान का वचन उस दशा में परिवर्तनीय नहीं होता जब दूसरे पक्षकार पर कोई दायित्व ना हो। इसमें कोई भी अगर व्यक्ति है, उसने कहा कि हाँ मैं 100 रुपये चंदा दूंगा और फिर चंदा देने से पलट जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की लायबिलिटी है और वो उसको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट चले जाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है जब तक कि किसी दूसरे पक्षकार में ऐसी कोई लायबिलिटी ना हो। ट्विंडल बनाम एटकिंसन 1861 का वाद है। यह आवश्यक है कि वचन ग्रहीता प्रॉमिजी से ही प्रतिफल प्राप्त हो और प्रतिफल को अपरिचित वाद दायर नहीं हो सकता है। चिन्मैया बनाम रमैया 1881, निहाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2013। भारतीय विधि संविदा के लिए प्रतिफल का अनिवार्य रूप से संविदा के पक्षकारों द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। चिदम्बरा बनाम PS रंगा AIR 1965, प्रतिफल कुछ ऐसा होना चाहिए जो न केवल पक्षकारों बल्कि विधि में भी कुछ मूल्य रखता हो। स्कॉटसन बनाम पेग 1861 है, जिसमें किसी संविदा के अधीन वचन ग्रहीता जिस कार्य को करने के लिए वचनबद्ध है, उसे करने का वचन संविदा के समर्थन में अच्छा प्रतिफल हो सकता है। संविदा की गुप्तता प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो ट्विडल बनाम एटकिंसन AIR
डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी सल्फ्रीज कंपनी लिमिटेड 1950 है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत संविदा की गुप्तता सिद्धांत का अनुसरण किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी अजनबी संविदा का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है यद्यपि उसके लाभ के लिए निर्मित न हो। मतलब कि कोई भी पार्टी है, अदर पार्टी उसका बेनिफिट नहीं ले सकती या तभी ले सकती है जब उस व्यक्ति के लिए बना हो। MC चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 1970 और जमुना दास बनाम पंडित राम अवतार पांडे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि संविदा की गुप्तता का सिद्धांत भारत में लागू होता है और संविदा से अपरिचित व्यक्ति पर वाद नहीं चलाया जा सकता है, अनदर पार्टी पे केस नहीं लाया जा सकता है। नवाजा ख्वाब मोहम्मद बनाम हुसैनी बेगम का वाद है, ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई न्यास का भार सर्जित किया गया हो संविदा के लिए अपरिचित होने के बावजूद उसे परिवर्तित कर सकता है। टुर्क बनाम मोक्से का एक महत्वपूर्ण वाद है जिसमें 1919 में है, कोई व्यक्ति जो इस संसूचना का साथ भूमि की क्रय करता है या स्वामी के कुछ कर्तव्य से बंधा है फिर भी ग्राहक संविदा का पक्षकार नहीं होने के बावजूद बाध्य होगा। संविदा करने की क्षमता कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित वाद हैं। पहला है मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास 1902-1903 से संबंधित है, जिसमें भारतीय संविदा अधिनियम की करार की स्थिति को बताया गया है कि कौन जो है वो कैपेबल है संविदा करने के लिए। तो इसमें भारतीय संविदा की करार की स्थिति एक अवयस्क द्वारा शामिल किया गया है। यह विशेष रूप से निर्धारित नहीं करता है, हालांकि प्राधिकारिक रूप से तय किया गया है कि अवयस्क से करार पूर्णतया शून्य अर्थात वाइड होगा। एक अवयस्क विधि द्वारा लागू करने योग्य कोई करार नहीं कर सकता है। भारतीय विधि की प्रस्थापना के संबंध में विधि अंग्रेजी कानून से थोड़ा भिन्न है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि अवयस्क किसी भी लाभ के लिए किसी भी पैसे का भुगतान या क्षतिपूर्ति करने के लिए संविधान नियम की धारा 64 या 65 के तहत उत्तरदायी नहीं है। अगला वाद है खानगुल बनाम लाखा सिंह AIR 1928 है। अवयस्क के विरुद्ध कोई भी विबंध लागू नहीं हो सकता है, स्टेपल नहीं लागू होगा, भले उसने धोखे से काम किया हो, अपनी उम्र का मिथ्या व्यपदेशन किया हो। अवयस्क को अवयस्कता की प्रतिरक्षा स्थापित करने से नहीं रोका जा सकता। इसके पीछे का कारण यह है कि विधि के विरुद्ध कोई विबंध नहीं होता। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अवयस्क को विबंधन के आधार पर करार के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रस्थापना का सिद्धांत विनिर्दिष्ट निर्दोष स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 41 की धारा 33 में स्थान प्राप्त है और अपने आयु के बारे में अवयस्क द्वारा मिथ्या व्यपदेशन सामयिक दायित्व को जन्म देता है। न्यायालय ने अवधारित किया कि प्रस्थापना का अनुदान संविदा का प्रवर्तन नहीं है, बल्कि संपत्ति की पूर्वावस्था की प्राप्ति है और संविदा की गठन से पहले मौजूद थी। लेस्ली लिमिटेड बनाम सेल 1940 का वाद है। अंग्रेजी के प्रस्थापना के सिद्धांत में निर्धारित करता है, यदि अवयस्क व्यक्ति अपनी आयु का मिथ्या व्यपदेशन करके संपत्ति या माल प्राप्त करता है तो उसे लौटाने का दायित्व सौंपा जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब यह पता लगाने योग्य है। यदि अवयस्क ने माल बेच दिया हो, उसे परिवर्तित कर दिया हो, तो माल की कीमत संदाय के लिए नहीं किया जा सकता। प्रस्थापना के सिद्धांत का उपयोग नहीं है जिसमें अवयस्क ने माल के स्थान पर धन या नकद प्राप्त किया हो। प्रस्थापना वहां बंद होता है जहां पुनर्भुगतान आरंभ हो जाता है। रेस्टिट्यूशन स्टॉप वेयर रीपेमेंट्स बिगिन। राघवाचार्य बनाम श्रीनिवास। बंधक जो अवयस्क के पक्ष में निष्पादित किया गया है उसने पूरे बंधक धन में वृद्धि की है, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा परिवर्तनीय किया जा सकता है। स्वतंत्र सम्मति की जब भी बात होगी तो फ्री कंसेंट से संबंधित वाद हैं।
चिकम्मा अमिराजू बनाम चिकम्मा सेसम्मा 1918 का वाद है, जो आत्महत्या की धमकी कोअर्जन है बताया गया है। अस्करी मिर्जा बनाम बीबी जया किशोरी 1912 का वाद है, जिसमें अभियोजन की धमकी से बचने के लिए की गई संविदा प्रपीड़न नहीं समझी जाएगी। मूडी बनाम कॉक्स 1917 का वाद है, जिसमें यह बताया गया है कि ऐसे कुछ मामले जिसमें पक्षकारों पर यह दायित्व होता है कि केवल सत्य कथन करें, पूरी सच्चाई बताएं। ऐसे मामले में जहां संबंध ऐसा है कि एक पक्षकार द्वारा विश्वास प्रकट होने पर दूसरे पर प्रभाव निर्मित हो। आंध्र शुगर्स लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश AIR 1968, जिसमें केवल सांविधिक बाध्यता अस्म्यक असर के रूप में नहीं लिया जाता। मेयर स्टैट्यूटरी कंपल्सन आर नॉट रिगार्डेड अंडर इन्फ्लुएंस। लाडली प्रसाद बनाम करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड 1963, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 16 मूलतः अंग्रेजी विधि के सामान्य नियमों पर आधारित है। रघुनाथ प्रसाद साहू बनाम सरजू प्रसाद साहू 1924, जो पक्षकारों के बीच संबंध ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की इच्छा पर अभिभावी हो। एक बार स्थिति का निर्धारण कर लिया जाए तो केवल अनुचित सौदेबाजी पर विचार किया जाना चाहिए। बराबरी के पक्षों के बीच केवल अविवेकपूर्ण सौदे अनुचित प्रभाव का अनुमान नहीं बनाते। यह तथ्य है कि सौदेबाजी एक कठिन सौदा है, उपचार देने के लिए अपने आप में कोई आधार नहीं है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड 2008 है। कुछ परिस्थितियों में स्वीकृतकर्ता का आचरण के साथ मौन रहना एक सकारात्मक कार्य का रूप लेकर स्वीकृत बन सकता है। सुभाष चंद्र बनाम गंगा प्रसाद दास 1967, संविदा के मामले में दान परस्पर पक्षकारों के अस्म्यक असर से संबंधित विधि समान रूप से लागू होता है। दाता और ग्रहीता के बीच संबंध इस प्रकार है कि ग्रहीता की इच्छा पर प्रभावी होने की स्थिति में है। ग्रहीता ने इस स्थिति का उपयोग अनुचित लाभ प्राप्त करने में किया है। सुश्री खरबूजा कौर बनाम जंग बहादुर राय AIR 1963, इस बात को साबित करने का भार है कि समव्यवहार अस्म्यक असर से प्रभावित हुआ था उस व्यक्ति पर है जो पर्दा नशीन महिला के साथ समव्यवहार में प्रवेश करता है। डेयरी बनाम पीक 1889 का वाद है। न्यायालय ने कपट को परिभाषित करते हुए कहा कि इसका अर्थ एक मिथ्या कथन करने से होता है जो जानबूझकर कहा जाए या इसके सत्य के विश्वास किए बिना घोर असावधानी से किया जाए कि वह सत्य है अथवा मिथ्या है। अतः कपट ऐसे मिथ्या कथन को कहते हैं जिसे सत्यता में बिना विश्वास के किया जाता है। ITC लिमिटेड बनाम जॉर्ज जोसेफ फर्नांडीज 1989 का वाद है, जिसमें धारा 20 के तहत करार को शून्य करने के लिए दोनों पक्षकारों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में एक समान भूल होनी चाहिए। भूल पारस्परिक भूल नहीं होनी चाहिए। जब एक पक्षकार दूसरे को गलत समझने की पारस्परिक भूल करते हैं तो विपरीत क्रॉस पर्पस पर होते हैं। प्रस्ताव और स्वीकृत का कोई वास्तविक पत्राचार नहीं है। पक्षकारों में आपसी सहमति कंसेंसस एज इडियम नहीं है। अगला वाद है फिलिप्स बनाम बुक्स लिमिटेड 1990 का वाद है। यदि किसी एक पक्षकार द्वारा कपट किया जाता है तो दूसरे पक्षकार की पहचान के संबंध में कोई भूल ना हो तो संविदा शून्य करनी है, शून्य नहीं है। अगला जो है वो वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो सेंट्रल इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम बोर्जोनाथ AIR 1986 का वाद है,
जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि लोक नीति में समय के साथ परिवर्तन, समुचित विस्तार और संशोधन किया जा सकता है। लोक नीति के नए तत्वों को मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में विकसित किया जा सकता है। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893 निम्नलिखित शर्त बाजी लगाने के करार वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनिवार्य है। घटना अनिश्चित होनी चाहिए, पर दोनों पक्षकारों के लिए लाभ या हानि की पारस्परिक संभावना हो। जीतने या हारने के सिवाय पक्षकारों का कोई हित नहीं होना चाहिए। न ही पक्षकारों को घटना के घटित होने या न घटित होने पर कोई नियंत्रण होना चाहिए। घेरूलाल पारेख बनाम महादेवदास AIR 1959 उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि बाजी का करार शून्य है, लेकिन वे अवैध नहीं हैं, इसलिए बाजी करार के लिए सांप्रदायिक समव्यवहार प्रवर्तन योग्य है। सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर 1954 सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि भारत में असंबद्धता के सिद्धांत अंग्रेजी विधि में नैराश्य के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के समान है। सत्य जैन बनाम अनीस अहमद रूशदी 2013 का वाद है। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि व्यापार प्रभाव उत्पादक के सिद्धांतों का प्रयोग पक्षकारों के इच्छित अर्थ को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जब करार संविदा की शर्तें संदिग्ध या अस्पष्ट न हो, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्लियर और जो है वो एम्बिग्विटीज या एम्बिगियस ना हो। हुकुम सिंह बनाम गैगन इंडिया लिमिटेड AIR 1971 का वाद है। न्यायालय ने अवधारित किया कि अगर दो न्यायालय किसी विषय वस्तु के निस्तारण के लिए समान रूप से सक्षम हैं, तो यह पक्षकारों के लिए खुला है कि वे इस बात पर सहमत हो कि विवाद को केवल एक न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाना चाहिए। गुरमुख सिंह बनाम अमर सिंह 1991 लोकनीति स्थिर नहीं होती, वह बदलते समय और समाज की ज़रूरतों के साथ बदलता रहता है। मधुचंदेर बनाम राजकुमार 1874 का वाद है। धारा 27 का उद्देश्य केवल पूर्ण अवरोध बरतने का नहीं, अप्रत्युत आंशिक अवरोध है। निरंजन शंकर बनाम सेंचुरी स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड AIR 1967 रोजगार की संविदा अवधि के दौरान संचालित नकारात्मक प्रसंविदा, जब कर्मचारी विशेष रूप से नियोक्ता की सेवा करने के लिए बाध्य है, सामान्य तौर पर व्यापारिक अवरोध के रूप में नहीं माना जा सकता, इसलिए संविदा अधिनियम की धारा 27 के तहत नहीं आता है। KR लक्ष्मण बनाम तमिल राज 1996 है। घुड़दौड़ हॉर्स रेसिंग का व्यवसाय जुआ खेलने के लिए नहीं होता, बल्कि एक कौशल मात्र का खेल है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट चैपल बनाम कूपर आवश्यकताएं क्या होती हैं? आवश्यकताओं का तात्पर्य उन चीज़ों से होता है जो कि व्यक्ति के जीवन को उसकी स्थिति के अनुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। यह किसी अवयस्क की संपत्ति परिस्थितियों के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। आवश्यकताएं व्यक्ति की परिस्थिति वास्तविक प्रतिपादन के समय उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं। नास बनाम इनमैन 1908 का वाद है। न्यायालय ने अवधारित किया कि आवश्यक वस्तुओं के लिए शिशु की संपत्ति को प्रस्तुत करने के लिए शर्तों को संतुष्ट करना चाहिए। तो पहला है, जीवन में उसके सहयोग के लिए आवश्यक वस्तु के लिए आपूर्ति का होना आवश्यक है। दूसरा, उसके पास प्रदान के समय पहले से ही आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। मफतलाल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ 1997 का वाद है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 72 सामयिक प्रतिफल पर आधारित है। ललितेश्वर प्रसाद बनाम बलेश्वर प्रसाद AIR 1968 का वाद है। जब संविधान के अनुच्छेद 299 सब क्लास 1 के अनुपालन के कारण संविदा शून्य हो जाती है, तो पक्षकारों के अधिकार भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 70 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। मोसेस बनाम मैकफरलॉन 1760 विधि को न्याय के साथ साथ अन्यायपूर्ण अभिवृद्धि को निवारित करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात दूसरों की लागत पर एक व्यक्ति की अभिवृद्धि संविदा का सादृश्य दायित्व का आधार है।
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम वीके मंडल एंड सन्स 1962। धारा 70 लागू होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ विधिपूर्ण कार्य करना चाहिए या प्रदत्त किया जाना चाहिए। उसका आशय ऐसा निःशुल्क कार्य करने का नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके वस्तु संदाय की गई हो उसका नाम रखना स्वीकार करना चाहिए। इस धारा के तहत दायी व्यक्ति के पास हमेशा चीज़ों को स्वीकार करने का विकल्प होता है। केवल तभी जब वह स्वेच्छा से स्वीकार करता है तब दायित्व उत्पन्न होता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम मजदूर शक्ति मंडली 2007। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत प्रायः लागू किया जा सकता है जहां किसी तकनीकी कारण से संविदा को अवैध घोषित किया गया। ऐसी परिस्थितियां की गए कार्य के लिए युक्तियुक्त रूप से भुगतान करने का विवक्षित संविदा माना जाता है। धारा 70 के प्रावधान क्वांटम मेरिट के सिद्धांत पर आधारित है। श्री शिवा प्रसाद सिंह बनाम महाराजा नंदी, सेल्स टैक्स ऑफिसर कन्हैया लाल। धारा 72 में मूल शब्द न केवल तथ्य की भूल शामिल है वरन विधि की भूल भी शामिल है। यह खंड संविदा नियम की धारा 21 के विरुद्ध नहीं है। क्षतिपूर्त डैमेजेस से संबंधित वाद है। जर्विस बनाम स्वान टूर्स लिमिटेड 1973। साधारणतया मानसिक पीड़ा एवं कष्ट के लिए क्षति स्वीकार नहीं होती है, लेकिन किसी विशेष मामले में उनकी प्राप्ति की जा सकती है और यह भी निर्धारित किया गया कि उचित मामलों में मानसिक संकट के लिए क्षतिपूर्ति को प्रदान किया जा सकता है। जमाल बनाम मुल्ला दाऊद एंड सन्स कंपनी लिमिटेड। यह अवधारित किया गया कि क्षतिपूर्ति की उचित माप संविदा मूल्य और संविदा के उल्लंघन की तारीख पर बाजार मूल्य के बीच का अंतर है। हेडली बनाम बैक्सवेंडल 1854 का वाद है। जब दो पक्षकारों ने एक संविदा की हो कि उनमें से एक ने भंग कर दिया तो दूसरे पक्षकार के संविदा के उल्लंघन के संबंध में जो क्षतिपूर्ति दूसरे पक्ष को मिलनी चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि अन्य पक्ष को संविदा के उल्लंघन के संबंध में उचित और युक्तियुक्त रूप से सामान्य परिस्थितियों के प्राकृतिक रूप से विचार किया जाए। उसके द्वारा संविदा किए जाने के समय पक्षकारों को ध्यान उचित रूप से उत्पन्न हो। भारत संघ बनाम वेस्ट पंजाब फैक्ट्रीज 1966 का वाद है। क्षति के समय बाजार मूल्य क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के लिए एक उचित माप है। ब्रजपाल सिंह बनाम गुजरात राज्य 1973 का वाद है। यह संविदा जहां कार सौंपने वाला पक्षकार संविदा भंग करता है, लाभ की हानि शीर्ष के अंतर्गत ठेकेदार का क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार है। एडिस बनाम ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड 1909। आमतौर पर मानसिक दर्द और पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमत है चेक का अनुचित अनादरण, विवाह के वचन का उल्लंघन या शीर्षक बनाने में अचल संपत्ति विक्रेता की विफलता। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम भारत संघ 2000। साधारण वाणिज्यिक संविदा के लिए मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति का शीर्ष नहीं हो सकती। मुरलीधर बनाम हरिश्चंद्र 1962। समानता क्षतिपूर्ति की गणना किए जाने वाले दो सिद्धांत हैं। सबसे पहले जहां तक संभव है जिस उल्लंघन से हानि हुई उसे यथासंभव धन से अच्छी स्थिति में कर सकते हैं जैसे कि संविदा के समय की गई है। द्वितीयवादी इस कर्तव्य के अधीन है कि हानि को कम करने के लिए सभी उचित सावधानी बरतें। एम लच्चई रेड्डी बनाम कॉफी बोर्ड्स बेंगलुरु 1980 का वाद है। हानि को कम करने का सिद्धांत क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखी जाने वाली एक परिस्थिति है। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू मोटर कंपनी लिमिटेड 1915 में यदि एक मुश्त राशि एक या एक से अधिक सभी घटनाओं पर घटित होने पर प्रतिभूति के रूप में संदाय की जाती है जिनमें से कुछ गंभीर और कुछ अन्य तुच्छ प्रकार की संभावना हो सकती है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राशि दंड के रूप में है। मौला बख्श बनाम भारत संघ 1970। अग्रिम धन क्रय मूल्य का एक भाग होता है किंतु प्रतिभूति जमा राशि ऐसी प्रकृति की नहीं हो सकती, इसलिए संप्रहण का नियम अग्रिम धन पर लागू होता है न कि प्रतिभूति जमा राशि पर। मिसलेनियस है। क्षतिपूर्ति से संबंधित वाद हैं।
अगला है मिसलिनियस। पायनियर अर्बन लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम गोविंद राघवन 2019 है। न्यायालय ऐसी संविदा को लागू नहीं करेगी जहां न्यायपूर्ण और अनुचित अनुबंध या उन पक्षों के बीच खंडन करेगी जिसके पक्ष समान रूप से सौदा करने के सकते हैं। MTNL बनाम टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड 2019 संविदा द्वारा निर्धारित न किए गए मूल्य के कारण प्रदान किए गए कार्य अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए क्वांटम मेरिट अब निर्धारित की जाती है। संविदा के शर्तों के अनुसार किए गए कार्य या सेवाओं के लिए क्वांटम मेरिट उस स्थान पर अधिनिर्णित नहीं की जा सकती जहां संविदा इस संबंध में प्रतिफल परिलब्ध हो। BK एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट 2019 है। अधिनियम की धारा 60-61 तथ्य को मान्यता देती है कि परिसीमा उपाय को रोकती है लेकिन अधिकार को नहीं। धारा 60 वास्तव में बकाया और देय शब्द का उपयोग करता है। वास्तव में अभिव्यक्ति यह स्पष्ट करती है कि परिसीमा नियम के होते हुए भी ऋण देय होना चाहिए। MTNL बनाम टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड 2019 जहाँ व्यक्ति द्वारा धारा 70 के तहत दूसरे के खिलाफ मुआवजे का दावा किया जाता है किसी भी अस्तित्वगत संविदा के आधार पर नहीं बल्कि एक अलग तरह के दायित्व पर है। ऐसे मामलों में दायित्व उस विधिगत आधार किसी संविदा पर आधारित नहीं है बल्कि संविदा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है।